तो इस तरह हमने पिछली एपिसोड में देखा कि नाफामी मेल्टी को कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे भी उसने उसकी कोई बात नहीं सुननी। मेल्टी नाफामी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दफा मेरी बात तो सुन लो, लेकिन नाफामी कहता है कि मैंने तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक बात भी नहीं सुननी, चले जाओ, भाग जाओ। मेल्टी नाफामी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उधर पैलेस के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसेस मेल्टी, माय हाइनेस आपको बुला रहे हैं। मेल्टी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन असल में मेल्टी को उसकी माँ क्वीन मिलिना ने भेजा था ताकि वो किंग के गलत फैसलों के बारे में क्वीन को रिपोर्ट दे सके और शील्ड हीरो को थोड़ा सा हौसला दे कि हम तुम्हारे साथ हैं। मेल्टी के जाने के बाद नाफामी फिलो को सख्त लहजे में कहता है कि अब तुम्हें मेल्टी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। फिलो बेचारी रोने लगती है और रोते रोते उधर से चली जाती है। रफ्तालिया नाफामी को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ किंग की वजह से हो रहा है, तो वो इन बेचारों से तो इसका बदला ना ले। नाफामी कहता है कि प्लीज अब मैं उनकी किसी भी चाल में आने वाला नहीं, इसलिए मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इतनी देर में पेरिस के कुछ गार्ड्स नाफामी की टीम को ज्वाइन करने के लिए आते हैं और फिलो इनको नाफामी से मिलाती है। नाफामी इनको देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लोग नाफामी को बताते हैं कि हम सब ल्यूड वैली के विलेजर्स हैं और जब हमने आप अपनी जान खतरे में डालते हुए हमारे लोगों की जान बचाते हुए देखा तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग आपके साथ वेग में लड़ेंगे। नाफामी इनको देखकर थोड़ा तो कंफ्यूज होता है, लेकिन नाफामी इन लोगों पे ट्रस्ट कर नहीं पा रहा था। इसकी वजह से नाफामी एक डेप्थ रखता है, कहता है कि ये मेरा लॉकेट है, अगर तुम वाकई में मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो इस लॉकेट को खरीदना होगा। सोल्जर्स डर के पूछते हैं कि ये लॉकेट हमें कितने में खरीदना होगा। नाफामी लॉकेट की प्राइस को 100 टाइम्स बढ़ाकर कहता है कि ये लॉकेट बस तुम 150 सिल्वर कॉइन में खरीद सकते हो, अगर पैसे हैं तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। सोल्जर प्राइस सुनकर काफी शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि एक लॉकेट इतना महंगा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सोल्जर फिर भी उस लॉकेट को खरीदने की हामी भरते हैं और कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए हम ये लॉकेट आपसे खरीद के रहेंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम दें, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे थोड़े हैं, तो हम पैसे जमा करके आपसे मिलते हैं। फिर नाफामी बॉस से क्लास अपग्रेड करने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। बॉस नाफामी को बताता है कि क्लास अपग्रेड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी भी वॉरियर की स्किल्स प्लस उसका लेवल अपग्रेड हो जाता है। लेकिन हाँ, इसका सबसे बड़ा इशू तो ये है कि ये कार्डिनल हीरोज के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसकी वजह से नाफामी तुम क्लास अपग्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मगर रफ्तालिया और फिलो कर सकते हैं। नाफामी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं क्लास अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ तो मुझे रफ्तालिया और फिलो की तो क्लास अपग्रेड करवानी चाहिए। इसकी वजह से नाफामी बॉस से पूछता है कि अच्छा ये क्लास अपग्रेड कहाँ होती है। बॉस जवाब देता है कि द गोल्डन आवर ग्लास पे। फिर नाफामी क्लास अपग्रेड कराने के लिए द गोल्डन आवर ग्लास के पास जाता है, जिधर इनकी मुलाकात एक कैथोलिक लेडी से होती है। ये नाफामी से क्लास अपग्रेड कराने के लिए 15 गोल्ड कॉइन चार्ज करते हैं। 15 गोल्ड कॉइन के सुनकर नाफामी की फट जाती है, क्योंकि ये किसी इलॉन मस्क की औलाद तो नहीं होता ना। जितने भी पैसे नाफामी ने अपनी जिंदगी में कमाए थे, या तो वो मेडिसिन सेल करके या लोगों को फूड सेल करके थे, जिसकी वजह से पैसे ना होने की वजह से नाफामी डिसाइड करता है कि वो एक ही पर्सन की क्लास अपग्रेड करा सकता है, या तो फिलो या तो रफ्तालिया। फिर नाफामी डिसाइड करता है कि वो रफ्तालिया की क्लास अपग्रेड करवाएगा और लेडी को पैसे देता है। लेकिन तुरंत ही एक सीनियर कैथोलिक लेडी आकर कहती है कि हमें किंग के ऑर्डर्स के मुताबिक शील्ड हीरो या उसकी किसी भी साथी की क्लास अपग्रेड नहीं कर सकते। इस टाइम पे नाफामी को किंग पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि नाफामी पैसों को छीन कर उधर से रफ्तालिया के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ नाफामी रात के अंधेरे में स्लेव ट्रेडर से मिलता है। स्लेव ट्रेडर नाफामी और इसकी पार्टी को देखकर काफी खुश होता है, और जब नाफामी इसकी रीजन पूछता है तो स्लेव ट्रेडर बताता है कि मैं खुश क्यों ना हूँ, फिलो की वजह से मैं पूरी कंट्री में फेमस जो हो गया हूँ और सब लोग मुझसे फिलोल के अंडे मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ रफ्तालिया के क्या ही कहने हैं, इसकी वजह से तो मेरी स्लेव्स की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई है, और बड़े भी क्यों ना हो, क्योंकि इस जैसे स्लेव तो मेरे पास ही मिलते हैं ना, क्यों ना हो। नाफामी बोलता है कि इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्लास अपग्रेड के बारे में कुछ पता है, क्योंकि मैंने रफ्तालिया और फिलो की क्लासेस अपग्रेड करवानी है। मैंने कैथोलिक चर्च से पता किया था, लेकिन किंग के ऑर्डर्स के मुताबिक हमें क्लास अपग्रेड नहीं करने दे रहे। स्लेव ट्रेडर सोचता है क्लास अपग्रेड, अच्छा तो तुम यहाँ पे ये जानने के लिए आए हो। हाँ मुझे पता है, और मैं तुम्हें चलो फ्री में भी बता दूंगा। वैसे भी तुम मेरे पुराने गाहक जो हो, वैसे अगर तुम सच में क्लास अपग्रेड करना चाहते हो तो एक काम करो कि तुम दूसरी कंट्रीज की गोल्डन आवर ग्लास के पास चले जाओ, तुम वहाँ से आसानी से क्लास अपग्रेड कर सकते हो। स्लेव ट्रेडर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम शील्ड फ्रीडम में चले जाओ। वैसे भी वो कंट्रीज डेमी वुमेन्स के साथ काफी ज्यादा अच्छा सलूक करती है। नाफामी अपने मन में सोच रहा होता है कि यानी दूसरी कंट्रीज में भी वेव आ रही है, और स्लेव ट्रेडर से पूछता है कि क्या दूसरी कंट्रीज में भी वेव आती है। तो स्लेव ट्रेडर कहता है कि हाँ दूसरी कंट्रीज में भी वेव आती है, लेकिन शील्ड फ्रीडम में जाना थोड़ा आसान है, लेकिन एक मसला है कि उधर जाने के लिए तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। अगर तुम शिप से जाओगे तो तुम्हें 2 हफ्ते लगेंगे, और अगर तुम सोच रहे हो कि बाय रोड चले जाओ तो तुम्हें 1 महीने से भी ज्यादा लग जाएगा। हमें बोलता है कि क्या कोई आसान रास्ता नहीं है। तो स्लेव ट्रेडर बोलता है कि रास्ते तो यही है, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वो फिलो के लिए मेटल टैटूज देता है और बोलता है कि कैसे लगे। तो नाफामी बोलता है कि ये बताओ कि कितने के हुए। स्लेव ट्रेडर बोलता है कि यार अब तुमसे क्या शर्माना यार, तुम तो हमारे पुराने गाहक हो, एक काम करो कि 5 गोल्ड कॉइन दे दो। नाफामी सोचता है कि 5 गोल्ड
कॉइन और कहता है कि चार ठीक है भाई। स्लेव ट्रेडर कहता है कि चलो हमारी डील हो गई, मुबारक हो नाफामी। नाफामी जाते जाते पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मॉन्स्टर पड़ा है जिस पे हम ये वेपन्स टेस्ट कर लें। स्लेव ट्रेडर थोड़ा सोचता है और कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर चाहिए। हाँ मॉन्स्टर एक तो है, और वो इनको सिटी की 7 लाइन में भेज देता है। नाफामी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस स्लेव ट्रेडर को और कोई गंदी जगह नहीं पता थी? इस गंदी बदबू ने तो मेरी नाक के बाल ही जला दिए। इतनी बदबू है, पता नहीं लोग इतना गंदा क्यों करते हैं। फिर सेवरेज के गंदे पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है और नाफामी पे अटैक करने लगता है, लेकिन नाफामी इस हमले को डिफेंड करता है और रफ्तालिया को ऑर्डर देता है और रफ्तालिया मॉन्स्टर की पूंछ काट देती है। फिर रफ्तालिया और फिलो दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। मॉन्स्टर के मरने के बाद जब रफ्तालिया और फिलो नाफामी को देखते हैं तो नाफामी सेवरेज के गंदे पानी में नहाया हुआ होता है। अब यकीनन नाफामी को 1 महीना तो पक्का ही लगेगा इस गंदी स्मेल से जान छुड़ाने के लिए। फिर रात को जब नाफामी रफ्तालिया की ड्रेसिंग कर रहा होता है तो रफ्तालिया नाफामी से पूछती है कि क्या वेव्स खत्म होने के बाद वो इनको छोड़कर चला जाएगा। नाफामी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो फिर रफ्तालिया कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे अपने साथ ले जाना, क्योंकि मैं तुमसे। और इतनी ही देर में फिलो उठ जाती है और कहती है कि रफ्तालिया मास्टर से प्यार करती है। रफ्तालिया कहती है कि ऐसा नहीं है। फिलो कहती है कि हाँ मैंने देखा था वो मास्टर को किस करने लगी थी। फिर नाफामी इन दोनों को चुप करा देता है और कहता है कि तुम दोनों चुप करके सो जाओ। फिर अगले दिन नाफामी शील्ड फिलेटन की तरफ अपना सफर शुरू करता है। कुछ आगे जाता ही है तो वो एक टाउन से गुजरता है जो सेकंड वेव की वजह से तबाह हो चुका था। उधर से आगे बढ़ता है तो मेलेमेरे की कटरी के बॉर्डर पे वो कुछ लोगों से मिलता है जो नाफामी को खाने के बदले ट्रेड करने को कहते हैं। जब नाफामी इनसे पूछता है तो उनमें से एक बंदा आके बताता है कि हम नॉर्थ साइड के रेफ्यूजीज हैं। असल में हमारा रूरल काफी जालिम था और बुरा इंसान था, लेकिन एक दफा कुछ बंदे आते हैं और बादशाह की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देते हैं और बादशाह से जंग छेड़ देते हैं। जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि वो कोई वो हीरो था। और फिर बच्चे की रोने की वजह से नाफामी रफ्तालिया को फौरी किचन सेटअप करने का ऑर्डर देता है और उनको खाना खिलाता है। नाफामी को ये बात साफ साफ पता थी कि अगर वो इन लोगों को अकेला छोड़ देगा तो ये लोग भूख से मर जाएंगे, इसलिए वो मेलेमेरे की कटरी दोबारा आता है ताकि कुछ खाने के लिए इनके लिए लेके जा सके। मेलेमेरे पहुंचकर वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जिधर इत्सुकी और अमाकी भी आए हुए होते हैं। इत्सुकी अमाकी से कहता है कि मैंने अपने गिल्ड के साथ नॉर्थ साइड के लोगों को बचाया, लेकिन मुझे अभी तक रिवॉर्ड्स नहीं मिले। तो अमाकी बोलता है कि सेम ईयर मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी भी जॉब रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई थी। फिर इत्सुकी के पास उसकी एक गिल्ड की लड़की आकर बोलती है कि नॉर्थ साइड पे हमारे गिल्ड ने जितना भी पैसा कमाया था उन पैसों का क्या करें मास्टर। फिर इत्सुकी कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम उन पैसों से कुछ कपड़े और वेपन्स खरीद लो। फिर इत्सुकी कॉन्फिडेंस में आकर बोलता है कि अब तुम्हें पता है ना, ज्यादा पावर ज्यादा जिम्मेदारियां पैदा करती है। ये सुनने के बाद नाफामी ड्रिंक पी रहा होता है तो उसके मुंह से गिर जाती है, जिसकी वजह से इत्सुकी और अमाकी भी नाफामी के पास आ जाते हैं। इत्सुकी नाफामी से कहता है कि हमें पता है कि ये सब तुम ही कर रहे हो, तो चलो मुझे बताओ कि ये तुमने क्यों किया है। फिर नाफामी कहता है कि जो तुम नॉर्थ साइड के लोगों के साथ किया है उसकी वजह से नॉर्थ साइड के अक्सर लोग मर गए और जो बच गए थे वो भूख से मर जाते अगर वो सही टाइम पे नहीं पहुंचता। और जब मैंने उधर के लोकल से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि किंग के मरने के बाद कंट्री को चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से पिछले किंग ने काफी ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे, लेकिन अब किंग नहीं था तो अब हमारे साथ ये हो रहा है। फिर नाफामी अमाकी को कहता है कि हाँ तुम्हारी जॉब रिक्वेस्ट कैंसिल इसलिए हुई थी कि जो तुमने ड्रैगन को मारा था उसकी वजह से खतरनाक बीमारी पैदा हो गई थी। ये बात तो एक 5 साल के बच्चे को भी पता होता है कि किसी भी चीज के मरने के बाद उसकी बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है और अगर उसकी बॉडी को दफन ना किया जाए तो उसकी वजह से बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अमाकी शर्मिंदगी के मारे सर नीचे कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना। अमामी कहता है कि मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, जो लोग मर गए ना उनसे जाके माफी मांगो। इत्सुकी गुस्से में आकर बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं। नाफामी उसको बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग बॉस की वेपन शॉप के बाहर खड़े हुए होते हैं तो पीछे से वही सोल्जर्स अपने लोगों के साथ पैसों का एक थैला लेकर आते हैं। उनमें से सोल्जर कहता है कि हमने 150 सिल्वर कॉइन किसी न किसी तरह अरेंज कर लिए थे। नाफामी काफी खुश होता है और वो इनको कहता है कि ये पैसे तुम रख लो, अपने लिए कुछ वेपन्स खरीद लेना। तमाम सोल्जर्स भी काफी खुश होते हैं और नाफामी अपनी शील्ड को यूज करके इन तमाम सोल्जर्स को सोल्जर्स के रैंक में प्रमोट कर देता है, जिसकी वजह से अब ये नाफामी के साथ आने वाली वेव में इजीली टेलीपोर्ट होकर किसी भी जगह पे जा सकते हैं। दूसरी तरफ वेव आने में 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया था। नाफामी और बाकी सारे लोग काफी परेशान थे कि अब नेक्स्ट वेव कहाँ आएगी और इस वेव में कितने खतरनाक मॉन्स्टर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हमें क्वीन मिरिला को दिखाया जाता है जिधर क्वीन के शैडोज क्वीन को सारी खबरें दे रहे होते हैं। वो बताती है कि प्रिंसेस मेल्टी ने शील्ड हीरो से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शील्ड हीरो ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया था। असल में क्वीन मिरिला काफी परेशान थी। इनको पता था कि नाफामी के लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मुझे जितनी जल्दी हो सके नाफामी से मिलना होगा ताकि सारी गलतफहमियों को दूर कर पाऊँ। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको एपिसोड
एपिसोड 10 कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल एडी क्रिएटर पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज एडी क्रिएटर, आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।